हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा कि कार लोन कौन सा लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेना मेरे लिए ठीक है, कौन सी गाड़ी लोन कितना लेना चाहिए और किस तरीके से ऐसा लोन लूं जिससे वो गाड़ी भी सर्वाइवल हो जाए, और इन अदर वर्ड्स की कौन सी गाड़ी लेना ठीक रहेगा मेरी इनकम के हिसाब से। देखिए, गाड़ियाँ मार्केट में बहुत सी हैं, हमें पसंद भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन क्या हम वो ले सकते हैं? कई बार हम लोग लोन पास ना हो पाने की सूरत में वो गाड़ी नहीं ले पाते जो हमारी इच्छा है, और जो ले सकते हैं वो हमारी इच्छा नहीं है लेने की। इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएँ? इस वीडियो में हम जानेंगे। प्लस आपके किस इनकम ग्रुप में आपको कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए, और क्या जो आप गाड़ी सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो समय पे मिलती रहे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपनी वीडियो को सब लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो एक्चुअल में नीडी है। तो प्लीज आप लोग अगर एक लाइक कर देंगे इस वीडियो पे, या आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें आगे और अच्छा और बढ़िया कंटेंट पे आप लोगों के लिए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑलराइट, तो आ गए हम अपनी स्लाइड पे, और जैसा कि स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को गाड़ी लेनी चाहिए। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब हो गया कि जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है, यानी कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस एंड एवरीथिंग, जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है वो आपकी मंथली इनकम के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए, गाड़ियां तो 5 लाख 7 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं और ऑलमोस्ट गाड़ियां 50 लाख 1 करोड़ तक जाती हैं, और हमें पसंद जो गाड़ी आती है एक्चुअल में हमें वो कभी नहीं मिलती। तो हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमारी परिस्थिति के हिसाब से, पहले तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में आगे चलेंगे कुछ वेरिएशंस लेके, कुछ बदलाव लेके, कि अगर हमारी इनकम से कुछ कम ले लेते हैं हम, जो हमारा परमिसिबल लिमिट है गाड़ी लेने का हमारी इनकम के हिसाब से, अगर हम उससे कम लेते हैं तो क्या इंपैक्ट होता है, और अगर कुछ ज़्यादा लेते हैं उस गाड़ी की वैल्यू अपनी परमिसेबल इनकम से तो क्या इंपैक्ट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हाइपोथेटिकली 30 लाख रुपए की एक गाड़ी की वैल्यू है, ये अभी इलिस्ट्रेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कम और ज़्यादा दोनों गाड़ियों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए की गाड़ी, आपको 20% का डाउन पेमेंट करना चाहिए। दैट्स एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे 20% का डाउन पेमेंट करना चाहिए, यानी कि 6 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आपको करना ही चाहिए। ये मिनिमम आप एक बार मान के चले, ये एक पहला रूल है। अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आप ये मान के चले कि 20% तो आपको उसका डाउन पेमेंट करना ही करना है, नॉट एक्स शोरूम जो ऑन रोड प्राइस है उसका। तो जब आप 6 लाख रुपए यहाँ पे देख रहे हैं, आप 6 लाख रुपए की जब आप डाउन पेमेंट कर देंगे तो आपका लोन जो आप ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि गाड़ी इतनी हम लोग जब भी लेते हैं तो लोन पे ही लेते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो लोन के बगैर उठाते हैं। लोन के बगैर उठा रहे तो फिर ये वीडियो तो फिर दैट इज एंटरटेनमेंट के लिए हो जाएगी, बट फॉर नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो स्पेशली, तो यहाँ पे लोन अमाउंट आपका हो जाता है 24 लाख रुपीज़ का। 24 लाख रुपीज़ के लोन अमाउंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ 10% का ऑनलाइन एवरेज ले लेते हैं 5 साल के लिए, ऑनलाइन एवरेज 7 साल के लिए भी लोन मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 साल के लिए लेते हैं, तो EMI हमारी कितनी मिलेगी? 50,992 रुपए की। ह्यूज। यही अगर हम लोग यहाँ पे अगर 7 साल कर देते हैं तो यू से डेट की 39,000 की हमारी EMI बन जाएगी। वो भी एक वेरिएशन है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 साल ही लेके चलता हूँ कि कुछ लोगों को 7 साल नहीं मिल पाता लोन, या कुछ बैंक की NBFC की पॉलिसी होती हैं। तो आप मान के चलिए कि 50,000 रुपये यानी कि 51,000 रुपये के आसपास की आपकी EMI हो जाएगी। अगर आप 30 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस की गाड़ी लेते हैं, प्लस आप 6 लाख रुपए यानी 20% की डाउन पेमेंट करते हैं, तो अब यहाँ पे एक बार और रनिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। और वो रनिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? रनिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि आपकी गाड़ी महीने में कितने किलोमीटर चलती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2000 किलोमीटर चलती है, प्लस माइनस हो सकता है। फ्यूल पर लीटर 95 रुपये है। मैंने यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस लिए हैं 86 रुपीज़ दिल्ली में, डीजल है, और
4 या 93 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता क्योंकि मेरे पास डीजल कार है। तो हम यहाँ पे पेट्रोल के हाई नॉच प्राइस दे देते हैं 95 रुपीज़, वैसे कम होने वाला है 10 रुपये। और एवरेज जो हमारी यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ एवरेज रहती है वो रहती है 25 की, यानी कि 95 रुपये लीटर का हमने पेट्रोल ले लिया और 25 की एवरेज 1 लीटर में हमारी निकल के आती है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ जो फ्यूल है 2000 किलोमीटर पे वो रहेगी 7600 रुपये, यानी कि 50,992 रुपये का तो आपका EMI हो गया, प्लस आपका 7600 रुपये फ्यूल कॉस्ट हो गया। ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 1 महीने की बैठेगी, इसमें भी सर्विस कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे EMI प्लस फ्यूल कॉस्ट जो हमारी बैठती है वो ये है 58,592 रुपये 91 पैसे। लेट्स से इसे राउंड फिगर में हम लोग 59,000 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 500 रुपये। अब ये तो आपकी हो गई कि यहाँ पे आपको गाड़ी जो है कितनी महीने की कॉस्ट देगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और ऐड होती है कि सर्विस कॉस्ट। अब आप मान के चलिए कि अगर गाड़ी जो होती है ना, पहले 5 साल आप मान के चलिए, अगर नॉन एक्सीडेंटल है, हम हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि 1% एनुअल सर्विस चार्जेस रहता है गाड़ी की मार्केट कॉस्ट का, यानी कि 30 लाख रुपए की गाड़ी है तो 30,000 रुपए का एनुअल उसका सर्विस का कॉस्ट रहेगा। पहले साल भी, दूसरे साल भी आप 30,000 ही लेके चलिए, तो 2,000 किलोमीटर माफ कीजिएगा जब आप चलते हैं तो साल के 24,000 किलोमीटर जो है आप चल लेते हैं। तो यानी कि साल में ऑलमोस्ट 2 सर्विस आप करवाएंगे 10,000 किलोमीटर के बाद। तो जब 10,000 किलोमीटर के बाद जब 2 सर्विस आपकी 1 साल में आएंगी तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये एक एवरेज गाड़ी की सर्विस का कॉस्ट आता है। 30 लाख की गाड़ी है, कम भी हो जाता है, पहली 2-3 सर्विस तो आपकी फ्री ही होती हैं, लेकिन वो पहले साल में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैं वाइस वर्सा में हमने सारी कैलकुलेशन करके ये फिगर जो है निकाली है कि आपकी 1% ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 एनुअली आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर हम इसे एनुअल को अब मंथ में डिवाइड कर देते हैं तो आपकी जो ये 58,000 रुपये की EMI और फ्यूल की कॉस्ट थी वो अब हो गई 61,092 रुपये। हालांकि सर्विस में ही जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो एनुअल आपकी स्टेटमेंट में दिखेगा ही, यानी कि एक साल में आप गाड़ी पे कितना खर्च करेंगे उसमें ये 61,000 आपका कॉस्ट गाड़ी का आएगा। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएशन लेते हैं, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपकी इनकम की स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे वही आ गया 61,092 रुपये जो हमारी उस स्लाइड में हमारी महीने की कॉस्ट आई थी गाड़ी की रनिंग की। अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आपके सामने आती है कि हमें टोटल मंथली इनकम अगर मेरी 1 लाख रुपए है और 65% में उसमें फॉर यानी कि लोन लेता हूँ तो मैं 65% उसकी EMI दे सकता हूँ और 35% मैं अपना खुद का कंज्यूम करूँगा। तो 65,000 रुपये की मैं EMI दे सकता हूँ। मेरे कुछ लोन भी चल रहे हैं, पहली कंडीशन में ले लेते हैं 10,000 रुपये महीने के मेरे लोन चल रहे हैं, तो मैं 55,000 रुपये की ही EMI दे सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे 61,000 रुपये ये जो रेड में आ रहा है दैट मीन्स मेरी देनदारी, और यहाँ पे 6,000 रुपये मैं माइनस में हूँ हर महीने, यानी कि ये गाड़ी में अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसका टोटल ऑब्लिगेशन जो है मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी हाई आ रहा है। टोटल मंथली ऑब्लिगेशन ये 71,000 कैसे आया? ये 71,000 ऐसे आया कि 61,092 रुपये की तो मेरी फ्यूल मंथली कॉस्ट गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है, प्लस 10,000 रुपये की मैं ऑलरेडी EMI दे रहा हूँ, यानी इन दोनों को जब मैं प्लस कर लूँगा तो मेरे 71,092 रुपये आ जाते हैं। अब आप मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 65,000 रुपये के लिए ही मैं एलिजिबल हूँ सारी EMIs और सारी ये गाड़ी की कॉस्ट के लिए। अब मैं कितने दे रहा हूँ यहाँ पे 71,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं अपनी इनकम से, जो कि बिल्कुल भी अलाउएबल नहीं है। अब यहां पे वापस चलते हैं, वापस इस शीट पे आते हैं और अब हम ये मान के चलते हैं कि हम जी 30 लाख रुपए की गाड़ी नहीं लेते, हम गाड़ी ये कम ले लेते हैं। देखिए मैं 7 साल के लिए कभी भी लोन को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि 7 साल में आपका इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि वो कोई फायदे का सौदा नहीं है। आपको 5 साल का ही गाड़ी का लोन लेना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं वेरिएशन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटी गाड़ी से कोई हल्की गाड़ी है, इसी में कोई हल्का वेरिएशन ले लेता हूँ 22 लाख रुपए वाला। मैं कहता हूँ मेरे पास भाई मैं आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो मैं 22 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता हूँ, प्लस मैं इसका 20% यानी कि 4,40,000 रुपये दे सकता हूँ, और लोन में यहाँ पे 16 लाख रुपए का यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे जो है डाउन पेमेंट कर देता हूँ दिस, तो मेरा लोन हो जाता है 17,60,000 रुपये का। मैं वही सब मैट्रिक्स रख लेता हूँ, 10% का मेरा रेट है, 5 साल का मेरा लोन है, तो मेरी EMI बैठती है 37,394 रुपये की। ये मैं सस्ती गाड़ी ले रहा हूँ, उसी में मतलब मैं टॉप मॉडल ना लेके मैं एक लोअर या मिड वेरिएंट में चला जाता हूँ, कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वही सब कुछ समान है, एक एवरीथिंग इज क्योंकि रनिंग कॉस्ट तो वही रहेगी, एवरेज तो गाड़ी की वही मैंने मानी है। तो यहाँ पे फ्यूल
प्लस आपकी जो EMI है 44,994 रुपये की, और मेरी यहाँ पे EMI रनिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे जब आप सस्ती गाड़ी लेते हैं तो मैं यहाँ पे 30,000 रुपये की सर्विस नहीं मानता, मैं उसकी फिर 1% हमने यहाँ भी एज्यूम किया तो 22,000 रुपये की एनुअल है, यानी कि 46,000 रुपये आपकी महीने की रनिंग कॉस्ट गाड़ी की यहाँ पे निकल के आती है। अब इसे देखते हैं अपनी इनकम पैरामीटर्स में। अब यहाँ पे पैरामीटर्स बदल गए, ये देखिए रेड से ये नॉर्मल पे आ गया। मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है, 65% मेरे फोयर है, मैंने 10,000 रुपये की EMI भी दे रहा हूँ, यानी कि मैं टोटल 55,000 दे सकता हूँ। और मेरी टोटल आ रही है यहाँ पे कितनी, मैं EMI दे सकता हूँ 65,000 की, और मेरी टोटल यहाँ पे मंथली ऑब्लिगेशन 10,000 मिलाने के बाद आ रही है, क्योंकि 46,000 की गाड़ी की रनिंग कॉस्ट प्लस 56,000 रुपये मेरी टोटल ऑब्लिगेशन। तो ये 8,000 रुपये मैं यहाँ पे पॉजिटिव में हूँ, तो मैं ये गाड़ी ले सकता हूँ। अब आप समझ रहे हैं मैं किस दिशा में आपको लेके जा रहा था। आपको गाड़ी वो लेनी चाहिए जो आपकी EMI के कंफर्टेबली आपकी इनकम के हिसाब से ना हो, जो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से आपकी पॉकेट को अलाउ करे। आपने गाड़ी तो ले ली 30 लाख रुपए की, लेकिन फ्यूल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट वो आपकी पहुंच से, पॉकेट से बाहर जा रही है, ऐसी गाड़ी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट एंड में आपकी ही पॉकेट से जानी है, आप ही की सैलरी से जानी है, आप ही की इनकम से जानी है, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। अगर मैं 30 लाख रुपए की गाड़ी मैं उसको ज़्यादा साल के लिए कम EMI पे ले लूँ, लेकिन रनिंग कॉस्ट मेरी बढ़ जाए, तो मेरे लिए वो गाड़ी बेकार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन रनिंग कॉस्ट भी नहीं कर पाते। महीने के उसके खर्चे, उसका पेट्रोल, उसका फ्यूल, उसका डीजल नहीं हम लोग अफोर्ड कर पाते, और इसलिए वो गाड़ी खड़ी रहती है, और फिर एंड में आके हम लोग कहते हैं कि इसको बेच देना चाहिए। अब गाड़ी जब आप लेते हैं तो वो गाड़ी आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेनी चाहिए, ना कि इच्छा के हिसाब से। ये पहला सर्वाइवल रूल है। लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है, अब उसकी तो इच्छा कुछ अच्छा भी लेने की होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग कुछ करके गाड़ी अच्छी ले लें, फैमिली कार ले लें, बढ़िया ले लें, विथ हाई फीचर्स ले लें, उसे भी समझते हैं। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी लेने की इच्छा तो है 30 लाख रुपए की, या ठीक है मैं बढ़िया गाड़ी अफोर्ड करने का मन है, घर वाले भी अच्छा समझेंगे, एक बढ़िया सी मिड सेगमेंट टॉप मॉडल ले लेते हैं, लाइक इनोवा। आजकल मारुति की भी गाड़ियाँ आ गई हैं काफ़ी महंगी महंगी, जो व्हाट इज़ दैट नेम, इनविक्टो एंड टाटा सफारी, या फिर आप स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पे जाना चाहते हैं, तो 30 लाख रुपए के आसपास की वो गाड़ी आपको ऑन एन एवरेज पड़ रही है। आप उसको यहाँ पे 20% लेंगे, 6 लाख रुपए। अब ये तो पॉकेट से बाहर जा रही है ना, ये कैसे करें? ऐसे में हम सोचते हैं कि चलो 7 ईयर्स का ले लेते हैं, 7 ईयर्स के बारे में करते हैं, EMI वही पड़ जाएगी 39,000 के आसपास की, तो इसके बाद रनिंग कॉस्ट मेरी उतनी है 49,000 की। अब देखते हैं इनकम पे क्या पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे ऑब्लिगेशन अगर 10,000 के आसपास के हैं तो चलेगा, लेकिन अगर ये ऑब्लिगेशन मेरे यहाँ पे 15,000 या मेरे 20,000 रुपए के हो गए तो कहानी खिंच जाएगी। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपके ऑब्लिगेशन, अब ऑब्लिगेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कि ऑब्लिगेशन और इनकम को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, कि आपको नया लोन कब लेना चाहिए और कब लोन से बचना चाहिए, पहले पुराने ऑब्लिगेशन खत्म करके फिर नए लोन की तरफ बढ़े। तो ये एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उस पर आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान में बताना भूल गया, जो आपकी एनुअल सैलरी है, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए की सैलरी है, एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए हो जाती है। अब आप व्हीकल की वैल्यू अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे आप 2.5 गुना के आसपास ही रखिए, यानी कि लोग कहते हैं 3 गुना तक ले सकते हैं, ले सकते हैं आप, 3 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम ले सकते हैं, बट वो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आने वाले 5 साल में आपको लगता है कि आप कोई और स्ट्रेच नहीं करेंगे लोन में, तो आप अपनी एनुअल इनकम का 3 गुना तक गाड़ी को ले सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है और आप 30 लाख 12 या 36 लाख रुपए तक की गाड़ी आप ले सकते हैं, जब आपको लगे कि अगले 5 साल ये EMI चलेगी और अगले 5 साल तक मुझे और कोई लोन नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट कार्ड में कंज्यूम नहीं करूंगा, इन दैट कंडीशन। क्योंकि अगर ऐसी हालत में आपने गाड़ी भी ले ली, आपने टॉप नॉच गाड़ी ली, आपने सारे फीचर्स के साथ टॉप मॉडल गाड़ी ले ली, 30 लाख रुपए की EMI भी आपने स्ट्रेचेबल 7 ईयर्स के लिए बना लिया, 5 साल के लिए बना ली, और जरूरत आगे पड़ी, आपने क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप किया और आपने लोन भी लिया, तो यू आर ओवर लीवरेज पर्सन, और उस समय आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत से लोग इसीलिए तो फंसते हैं लोन में। खैर, इसका एक बहुत अलग मैटर है, बहुत अलग तरीके से इसको ब्रीफ करूंगा मैं, और मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है। आप वीडियो में जब अगर मेरे चैनल पे बने हुए पुराने दर्शक हैं तो उन्हें पता होगा कि ऑब्लिगेशन इनकम को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है।
फिलहाल यहाँ पे आप अपनी इनकम का, टोटल इनकम का 2.5 गुना तक जा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि गाड़ी आपकी एसेट तो है, लेकिन वो डेप्रिशिएटेड एसेट है, यानी कि उसकी वैल्यू समय के साथ गिरेगी। तो आपको गाड़ी वो लेनी चाहिए जो आपकी इच्छा और ज़रूरत के बीच में आती हो। यानी कि ना तो सारी पूरी इच्छा की, मेरी इच्छा तो है कि मैं फॉर्च्यूनर ले लूँ, एक बढ़िया सी गाड़ी जिसमें मैं ठाक करके उतरूँ और बढ़िया सा मेरा एक रेपो रहे, वो गाड़ी आप ले सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं एक बेसिक कार, कि भाई मेरे को ठीक है, एक नॉर्मल मेरे को बेसिक कार चलेगा, जैसे कि क्रेटा या ऐसे कोई गाड़ी है 14-15 लाख रुपए तक की, वो मेरी बेसिक कार है। लेकिन इसके बीच में अगर आप जाते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप इच्छा और जरूरत के बीच में रहिए। आप अपनी इच्छा को तब पूरा कर सकते हैं जब आपको लगे कि इतने 5 साल या 7 साल तक और कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना, मैं सर्वाइवल कर लूंगा, देन यू कैन गो हैड। तो ये वो जानकारियां थी जो आपने अभी इस वीडियो में देखी कि किस तरीके से हमें ये जानना है। सबसे पहले तो देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता है कि हमारी गाड़ी की एक जरूरत है, जो एक हर एक आज फैमिली की, हर एक व्यक्ति की आज एक जरूरत है। तो हमें कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए? मेरी इच्छा तो है एक बढ़िया गाड़ी, टाटा सफारी हो गई या स्कॉर्पियो हो गई, या फिर बहुत बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, फॉर्च्यूनर हो गई, ऐसी लेने की इच्छा तो मेरी ये है। लेकिन मेरी ज़रूरत किससे पूरी हो सकती है? एक ऐसी गाड़ी जो मेरी फैमिली के नीड की हो, 5 सीटर, 7 सीटर हो, चलेगा। मेरे को वो सारे फीचर नहीं चाहिए जो एक टॉप गाड़ी में होते हैं, लेकिन उसी टॉप गाड़ी में जो नीचे का वेरिएंट है, मेरा उससे भी काम चल सकता है। तो कहाँ इच्छा और आपकी जो ज़रूरत है उसके बीच में आप कहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ये इस वीडियो का मकसद था। यानी कि अगर मेरी इच्छा फॉर्च्यूनर लेने की है, या मेरी इच्छा ऐसी गाड़ी लेने के लिए जो 30-40 लाख रुपए की टॉप मॉडल है, लेकिन वहीं उसका जो मॉडल एक और है जो 20-22 लाख तक आता है, तो वो मेरी पॉकेट में आ सकता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि आप अगर 25 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, या आप पे कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा, उस हिसाब से मत देखिए। आप अगर 30,000 रुपए की ईएमआई देने के लिए सक्षम हैं, या 20,000 की ईएमआई लेने के लिए सक्षम हैं, तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि आने वाले 5 साल तक क्या आप, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप और कितना लोन सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि मेरी इनकम है 30-40 हज़ार रुपए की, 50,000 से ऊपर होते ही मैं गाड़ी लेने की मैंने एक प्लान किया, जो मैंने अपने करियर में सोचा था कि जब मेरी 50,000 से ऊपर की इनकम हो जाएगी, तब मैं गाड़ी लूँगा। 50,000 की इनकम हो गई, लेकिन मैंने उसके बाद एक और क्वेश्चन पुट ऑन किया कि मैं 25 से 30,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकता हूँ, अपनी 50,000 से ऊपर की ईएमआई सैलरी पे। तो क्या मुझे वही गाड़ी देनी चाहिए जो पूरी की पूरी ये मेरी जो एलिजिबिलिटी है उसे कंज़्यूम कर ले, यानी कि मैं 30 लाख रुपए की गाड़ी ले लूँ, या मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी ले लूँ, जो मेरी 30,000 रुपए की जो मेरी ऑब्लिगेशन की एलिजिबिलिटी है, वो पूरी कंज़्यूम कर ले? नहीं। मैंने वो गाड़ी ली जिसकी ईएमआई थी 14,000 रुपए, जबकि मैं ले सकता था 25 से 30,000 रुपए की ईएमआई की, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले 5 सालों में हो सकता है कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरे पास 10,000 रुपए का बफर ईएमआई का है या नहीं है? यहीं पे हम लोग कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं कि हमें पता है कि हम 25,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हैं, तो हम उतना ही लोन ले लेते हैं। देखिए, ये जानने वाली बात है कि आपने अभी तो लोन ले लिया, लेकिन आने वाले 5 साल तक, या जब तक ये लोन की ईएमआई खत्म नहीं होती, अगर आपको और लोन की ज़रूरत पड़ गई, किसी और नीड की ज़रूरत पड़ गई आकस्मिक, तब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बचेगी। तो ज़रूरी ये है कि जितना आपके पास बफर है, आप उससे थोड़ा-सा कम लीजिए, या फिर डाउन पेमेंट आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप उस बफर को कवर कर पाएँ। ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई लोन लेने की इसके अलावा ज़रूरत पड़े, तो आपके पास एक ईएमआई का बफर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है आगे आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट लाने की, और आपको और ज़्यादा ज्ञानवर्धक जानकारियाँ उपलब्ध कराने की। तो अगली इसी तरीके की एक वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।